जिंदगी जब हाशियों पर चल रही हो, तब दिए उम्मीद के बाले ही रखना। कौन जाने केंद्र हो ब्रह्मांड का तो, कौन जाने केंद्र हो ब्रह्मांड का तो, छोड़ना ना हसरतें पाले ही रखना। वो जो बोल रहा है शब्द मेरे, वो जो बोल रहा है शब्द मेरे, वो जो खोल रहा है पंख मेरे, उस मालिक की मर्जी पर हूँ, मेरा क्या है मिट्टी भर हूँ। ये जो इतनी प्यारी पुस्तक आपने लॉन्च की है जिसका नाम है दायरों के बाहर, आप भी देख सकते हैं इसको। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके बारे में। जी, ये दायरों के बाहर हमारी हिंदी कविताओं की पुस्तक है। जी। और इसका जो टाइटल हमने रखा है दायरों के बाहर, बहुत सोच समझ के रखा है। वो इसलिए कि इंसान अपने ही द्वारा बनाए गए दायरों में कभी कभी रहता है, जो उसके खुद के दिमाग ने दायरे बना दिए होते हैं, उसकी लिमिट्स बना दी होती हैं। अदरवाइज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति 90 साल की उम्र में दौड़ना शुरू करते हैं और 100 साल की उम्र तक दौड़ते ही रहते हैं। फौजा सिंह का हमने नाम सुना, और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर की कोई लिमिट नहीं है, लिमिट जो है वो दिमाग की है। साथ ही कभी कभी हमारी लिमिट्स, जो हमारे दायरे बनते हैं, वो डर के दायरे बनते हैं। हम डर जाते हैं कभी कभी एक नया स्टेप लेने से, कोई अनकन्वेंशनल काम करने से, कोई ऐसा काम करने से जो अनसर्टेनिटी हमारे सामने रखता है ज़िंदगी में। और कभी कभी दायरे होते हैं जो समाज के बनाए होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, आपकी अपनी कम्युनिटी है, आपका अपना एक रीजन है, तो बहुत सारे लेवल्स पर दायरे बने हुए हैं। अमीर गरीब का दायरा है, और काले गोरे का दायरा है, कहीं कहीं स्त्री पुरुष का दायरा है। तो बहुत सारे तरह तरह के दायरों में इंसान बिल्कुल बंधा सा है। और ये जो किताब है, जैसा कि हमने इसके पीछे जब अबाउट द बुक लिखा है, उसमें भी ये लिखा है कि रूसो ने कहा था कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ था, किंतु हर जगह बेड़ियों में पाया जाता है। कभी वह बेड़ियाँ समाज की बनाई गई प्रथाओं की हैं, तो कभी खुद के विचारों की। इन सब के बीच आज़ाद रहने का तरीका है भावों के पंखों पर बैठकर उड़ जाना। मस्तिष्क पर आज तक कोई बेड़ी नहीं लगा पाया, कल्पना के कोई दायरे ही नहीं है। एक जहान ऐसा है जहाँ जहाँ तक मन चाहे दौड़े चले जाओ, बाहें खोलकर हवा के ठंडे से आगोश में उतरते हुए, सूरज की मध्यम रोशनी में लिपटते हुए, या क्षितिज पर दूर एक तारे को ताकते हुए। दायरों के बाहर उसी दुनिया की एक झलक है। मन का मौसम चाहे जैसा भी हो, मन का मौसम चाहे जैसा भी हो, सर्द गर्म या बसंत ऋतु का, ये किताब आपको गर्म कंबल, शीतल बयार या रिमझिम फुहार सी लगेगी। तो ये है इस किताब के विषय में, जो इसके पीछे हमने अबाउट द बुक भी लिखा हुआ है। इतने अच्छी सोच के साथ आपने इस किताब को लिखा है। तो इसकी एक दो लाइनें हम आपको पढ़ के सुना देंगे। शुरुआत की जो लाइनें हैं वो ईश्वर के प्रति हैं। इसमें हमने कई सेक्शन बनाए हैं, और जो भी भाव इंसान के जीवन में आ सकते हैं, उन सभी भावों को इसमें संजोने की कोशिश की है, ताकि हर वर्ग, हर आयु के व्यक्ति को इसमें अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मिल जाए, अपने भाव उसको इसमें लक्षित होते हुए दिखाई पड़ जाए। तो शुरुआत होती है ईश्वर की वंदना से, फिर मातृवंदन है, फिर राष्ट्रवंदन है, और फिर जो भी भाव एक इंसानी जीवन के तौर में आते चले जाते हैं, जैसे कि आकर्षण, विरह, विरक्ति, प्रेरणा, बगावत, ये सारे भाव इस किताब में हैं। क्योंकि इंसान होने के नाते हम सिर्फ मशीन नहीं हैं, इंसान होने के नाते हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम एक हृदय हैं, हम एक सोल हैं, हम एक आत्मा है, हम विचार हैं। तो वो सारे विचार, वो सारे भाव इसमें हैं। तो ईश्वर के प्रति दो चार लाइनें जिनसे हमने इस पुस्तक की शुरुआत की है। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आप इसको सुनाएं। जी। वो जो बोल रहा है शब्द मेरे, वो जो बोल रहा है शब्द मेरे, वो जो खोल रहा है पंख मेरे, उस मालिक की मर्जी पर हूँ, मेरा क्या है मिट्टी भर हूँ। कि आपकी लाइफ में जैसा जो कुछ भी चल रहा है, आप उसके हिसाब से उसे देखकर मोटिवेट होइए। आप डिमोटिवेट होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप
इलेक्शन कमीशन में एक बार आपको एक उस टीम के लिए उसका प्रचारक बनने का मौका दिया गया जी, उसके बारे में कुछ अपना। हाँ जी, 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे जी तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वीप, जो कि वोटर जागरूकता कार्यक्रम है। तो चुनाव आयोग के स्वीप प्रोग्राम वोटर जागरूकता कार्यक्रम के लिए हमें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो तब हमें जो वोट की महत्ता है, जो प्रजातंत्र है हमारा, उसकी महत्ता है, उसके विषय में जागरूकता का प्रसार करने के लिए लखनऊ और लखनऊ के आसपास के समीपवर्ती इलाकों में भेजा गया था। प्रशासन द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिससे कि हम समाज के हर वर्ग से जुड़ सके और उनको ये बता सके कि किस तरह से उनके वोट की महत्ता है, ये निर्धारित करने में कि ये देश कैसे चलेगा। ये देश भारत, जिसमें प्रजातंत्र की बहुत ही गहरी जड़ें जमी हुई हैं बहुत पुराने समय से, उसमें प्रजातंत्र किस तरह से सुरक्षित रह सकेगा, उसमें हर एक व्यक्ति की क्या महत्ता है। क्योंकि मोस्टली पॉलिटिशियंस का कहना ये होता है कि आपका एक वोट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बट मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मैं इंडिविजुअल वोटर होने के नाते मेरा एक वोट कितना इफेक्टिव है, मेरा वोट करना कितना ज़रूरी है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि उनका एक वोट कितना महत्व रखता है। बिल्कुल, देखिए जैसे हमने अभी हम बात कर रहे थे तो कहा कि एक एक बूंद डालने से सागर बनता है। तो जो भी व्यक्ति है इस देश का, वो एक एक बूंद है वोटर, जो कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं। और जब हमारा संविधान बनाया गया था तब उसमें हर व्यक्ति को जो 18 साल से ऊंची उम्र का है, 18 साल या उससे ऊपर, उसको वोट करने का अधिकार दिया गया था, बिना किसी जाति के आधार पर, बिना किसी धर्म के आधार पर, बिना किसी लिंग के आधार पर, किसी रीजन क्षेत्र के आधार पर। तो ये माना गया कि हर व्यक्ति की महत्ता है इस देश के संविधान को बचाए रखने में, इस देश के प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने में। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जब वो वोट देके आए या वो निर्धारित कर रहे हो कि किसको वोट देना है, तो पहले अच्छी तरह से देख लें भली भांति कि देश की क्या दिशा वो निर्धारित करना चाहेंगे। हर एक एक वोट ये मायने रखता है कि इस देश की दिशा कैसी रहेगी, किसके हाथों में आप वो गवर्निंग पावर देंगे, क्योंकि वही गवर्निंग पावर जो आपने हाथ में दे दी वो आगे जाके रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, और वो लॉ आप ही के ऊपर लगने वाले हैं। चाहे वो टैक्स से निर्धारित लॉज हों, चाहे वो लैंड से रिलेटेड लॉज हों, चाहे वो आपके सोशल समाज से रिलेटेड लॉज हों। तो जितने भी रूल्स, कायदे कानून बनेंगे वो लोग बनाने वाले हैं जिनको कि आप चुन के भेजेंगे वहाँ पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में। तो इसलिए जब ऊपर से नीचे की तरफ देखें, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ देखें, विधानसभा से नीचे, पार्लियामेंट से नीचे की तरफ आते रहें, एक वोटर तक आ जाएं, ग्रामीण वोटर तक आ जाएं फिर, या फिर आप वोटर से लेके ऊपर की तरफ चलने लगें, आप ये पाएंगे कि ये कड़ी बिल्कुल सुनिश्चित एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। और जो ऊपर लेवल पे डिसीजंस होते हैं डायरेक्टली वो नीचे वाला जो व्यक्ति है सबसे नीचे, उससे भी निर्धारित हो रहे हैं। तो वोट का जो आप यूज़ करें वो बहुत सोच समझ के यूज़ करें। आप उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं G20 की, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप इसमें क्या होता है G20 और G20 का पर्पस क्या है, और इससे हमारे देश को कितनी ग्रोथ मिलेगी और हमें इससे क्या क्या सीखने के लिए मिल सकता है, प्लीज़। बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण था पूरे देश के लिए, आज भी बहुत गर्व की बात है। हमने देखा कि किस तरह से पिछले साल भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी, और उसके बाद सितंबर में जो दिल्ली में समिट हुई, उससे पहले भी पूरे देश में जगह जगह पर G20 की समिट्स कराई गई और जन भागीदारी का नारा दिया गया। उसके तहत एक एक जनमानस को G20 से जोड़ा गया, उनको उस विषय में प्रचार प्रसार किया गया, तो बताने की कोशिश की गई। हमारा ये सौभाग्य रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग ने मुझे G20 के ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश का बनाया, और जिसके तहत देश भर के, प्रदेश भर के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाके और भी NGOs के प्लेटफॉर्म्स पर भी जाके G20, भारत की G20 की अध्यक्षता की महत्ता क्या है, G20 की कोर विज़न क्या है, उसमें युवाओं का, महिलाओं का रोल क्या है, इन सब विषयों पर बोलने के लिए हमें मौका दिया गया। तो 40 से ज़्यादा के व्याख्यान हमारे G20 पर ही एज अ की नोट स्पीकर हो चुके हैं। अब आपके प्रश्न पे आते हैं कि G20 देखिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्राइमरीली आर्थिक रूप से जोड़ने के लिए विश्व को बनाया गया था। इसकी खासियत ये है कि इसमें विकसित देश और विकासशील देश
दोनों ही इक्वल फुटिंग पर, इक्वल पार्टिसिपेंट के रूप में इसके मेंबर्स हैं। 19 कंट्रीज थे, उसमें यूरोपियन यूनियन जुड़ा, और भारत ने जो प्रेसिडेंसी अपनी इसमें निभाई, उसमें खास बात जो रही है वो आपने दिल्ली के समिट में देखा होगा, दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, जिसको कि बहुत ही एक आकलन लगाया जा रहा था कि इतना विपरीत परिस्थितियां हैं कि जब पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ है तो कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, कैसे एक साझा बयान हम जारी कर सकेंगे या नहीं। लेकिन भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता का, भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक पावर्स का बखूबी यहाँ पे प्रदर्शन किया कि एक हम साझा डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन को जारी करने में सफल रहे। दूसरा जो भारत की एक मेजर अचीवमेंट मानी जाएगी G20 की, वो ये कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का आधिकारिक मेंबर घोषित कर दिया गया दिल्ली में। और ये अगर आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी G20 की अध्यक्षता लेते हुए कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी इंक्लूसिव रहेगी, डिसीसिव रहेगी और एक्शन ओरिएंटेड रहेगी, तो हमने उसको और इंक्लूसिव बनाया कि सिर्फ दिल्ली तक ही हमने वो समिट सीमित नहीं रखी, बल्कि जगह जगह पूरे देश भर में एक साल के भीतर ये समिट्स हुई। तो जितने हमारे बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो हमारे महिलाएं हैं, जो ट्राइबल्स हैं, सांस्कृतिक ग्रुप है, बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप्स बनाए गए, जो व्यापारी वर्ग है, जो किसान वर्ग हैं, वो सब G20 से जुड़ गए। तो एक दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया G20 का, सिर्फ आर्थिक ही परिधि तक सीमित न रहकर उसको सोशियो इकोनॉमिक बनाया गया, समाज को भी उसमें लाया गया, कल्चर को उसमें एकीकृत किया गया और क्लाइमेट को इसमें एकीकृत किया गया। तो बहुत बड़ा समावेश इसमें हुआ। डिसीसिव इसलिए रहा क्योंकि हमने बहुत कई सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए इसमें। हमने एक बायोफ्यूल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च कर दिया G20 की समिट के दौरान, बायोलाइंस में। तो उससे क्या हुआ कि एक्शन, जो क्लाइमेट एक्शन हम ले रहे थे, उसकी बात भारत बहुत पहले से करता आ रहा था। भारत में तो देखिए संस्कृति में ही पार्ट है कि हम नेचर के साथ बहुत ही हार्मनी में रहते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रकृति हमारा एक अंग है, हम प्रकृति को माँ मानते हैं, धरती को माँ मानते हैं। तो उसके साथ साथ ही हमने लेकिन बहुत सारे एक्शंस भी लिए थे विश्व पटल पर। 2015 में पेरिस अकॉर्ड हुआ था क्लाइमेट के ऊपर, और तब भी भारत ने कुछ NDCs निर्धारित किए थे, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। वो कई सारे देशों ने अपने अपने देश के लिए निर्धारित किए थे। भारत ने जो NDCs निर्धारित किए थे वो समय से पहले अचीव कर लिए टारगेट्स, और उसके साथ साथ 2015 में ही फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी लॉन्च किया था, जो सूर्य की शक्ति है, हम कैसे सोलर पावर को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं दुनिया में। भारत ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात भी बहुत ही सशक्त तरीके से रखी कि अगर हमें सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना है तो इस समय जो विकसित देश हैं उनको आवश्यकता है कि फाइनेंसिंग प्रदान करें विकासशील देशों को। जो हमारे स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जिसे हम LIC कहते हैं, उनके पास इतना धन नहीं है कि वो उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर सकें। ये दायित्व चला जाता है अब विकसित देशों के ऊपर। भारत ने ये बात बहुत जोर शोर से कही है। विमेन लेड डेवलपमेंट की बात भारत ने कही कि महिलाओं का विकास में अब सिर्फ योगदान ही ना रहे बल्कि नेतृत्व हो। महिलाओं को जब आप लीडरशिप पोजीशन में रखेंगे तो उनके साथ कुछ चीज़ें अपने आप ही चली आती हैं, स्वतः ही आती हैं। साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि जब आप किसी महिला में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जब आप उनके हाथ में पैसा देते हैं या उनकी एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके रिटर्न्स आपको सोसाइटी में मल्टीप्लाइड रूप से मिलते हैं, क्योंकि एक वुमन अपनी पूरी फैमिली पे ध्यान देती है और उससे उसकी पूरी कम्युनिटी का विकास होता है, फिर वो मानवता के लिए भी आगे चल के अच्छा रहता है। तो लीडरशिप पोजीशंस में महिलाओं को लाया जाए, उनको अवसर प्रदान किए जाए, जेंडर पे गैप को ख़त्म किया जाए, जेंडर बेस्ड सेक्सुअल असॉल्ट्स को ख़त्म किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, इन सब बातों पे। और साथ ही उद्यमिता में महिलाओं को अवसर दिए जाएं, जैसे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो रूरल एरिया में हमारी महिलाएं हैं, ट्राइबल एरिया में महिलाएं हैं, वो भी अब आर्थिक विकास से सीधे सीधे जुड़ सकें, टेक्नोलॉजी उनको प्रदान की जाए। तो ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर अब बनाया जा रहा है भारत के द्वारा, और G20 में इन सभी बातों का समावेश किया गया। जब आप दिल्ली डिक्लेरेशन पढ़ेंगे या उससे पहले भी भारत की G20 की प्रेसिडेंसी को देखेंगे, जो उसका क्रियान्वयन किया गया, ये सारी बातें आप उसमें बहुत ही शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से पाएंगे। 4 पंक्तियों की एक कविता
जो कि एक सारांश निकाले कि ज़िंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए और हमारे जो सपने हैं और जो दायरों के बाहर वाले सपने हैं उनको हम लोग किस तरीके से अचीव। जी, तो अपनी रची हुई 4 पंक्तियां हम आपके साथ साझा करेंगे। जिंदगी जब हाशियों पर चल रही हो, क्योंकि ऐसे समय सबके जीवन में आते हैं, हाशिए मतलब पेरीफेरी पे चल रही हो, जब कुछ भी अच्छा ना घट रहा हो जिंदगी में, किसी तरह से सिर्फ सरवाइव कर रहे हो। जिंदगी जब हाशियों पर चल रही हो, तब दिए उम्मीद के बाले ही रखना। कौन जाने केंद्र हो ब्रह्मांड का तो, कौन जाने केंद्र हो ब्रह्मांड का तो, छोड़ना ना हसरतें पाले ही रखना। तो ये जो जिजीविषा है इंसान में हमेशा बनी रहनी चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हों। 4 लाइनें और जिनके साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। अगर वीर है इंसान, जो कि इंसान वीर है, हमें लगता है कि इंसान में बहुत ज़्यादा क्षमता है कि वो पूरी तरीके से बिखर के भी दोबारा अपनी ज़िंदगी को बना सकता है, तो उनके ऊपर ही ये पंक्तियां हैं। और फिर इंसान होने के नाते विश्वास मानवता का हर व्यक्ति पर है, तो हर व्यक्ति पे ये जिम्मेदारी है कि उस विश्वास को बनाए रखे, क्योंकि एक इंसान जो भी कार्य करता है, अगर अच्छा करता है तो किसी ना किसी की अच्छाई पर विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है। अगर एक ही व्यक्ति कोई बुरा करता है तो मानवता से विश्वास उठ जाता है। उन पंक्तियों को लेकर ये बातें हैं। विपत्तियों के सामने हम वीर कब डटे नहीं, क्योंकि मैं सैनिक हूं तो वो वाला भाव आना स्वाभाविक है। विपत्तियों के सामने हम वीर कब डटे नहीं, घायल भले हुए मगर मैदान से हटे नहीं। लेकर के अपने भाल पर उम्मीद विश्व की चले, लेकर के अपने भाल पर उम्मीद विश्व की चले। ये बात है विश्वास की, घटे नहीं झुके नहीं। ये बात है विश्वास की, घटे नहीं झुके नहीं।